हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग फर्स्ट बुक वर्ल्ड पॉलिटिक्स का थर्ड चैप्टर यूएस हेजेमनी वाला चैप्टर देख रहे हैं। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कैसे नई पॉलिटिक्स ने हमने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर के बाद में जो यूएस के बारे में बताया गया है कि कैसे उसने पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है, कुछ भी यूएस के आगे नहीं है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग बुक में थर्ड चैप्टर ओपन करते हैं हमारे सामने एक पिक्चर आता है। ये पिक्चर 9/11 की उसके बारे में बताया था। जब हम लोग डिस्कस कर चुके थे पढ़ने में तो उसमें बताया था कि कैसे उन्होंने प्लेन हाईजैक करके एक टेररिस्ट अटैक किया और अमेरिका और पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि अमेरिका की जो हेजेमनी है वो, अभी हम हेजेमनी के बारे में आगे पढ़ेंगे, हेजेमनी को कैसे उन्होंने आप ये बताएंगे कैसे हेजेमनी को डिस्ट्रॉय कर दिया, है ना। तो इस पिक्चर को देखते हैं। पिक्चर चैप्टर की स्टार्टिंग में आयशा, जाम्बू और आंद्रे की कहानी बताई गई है। तीन लोग तीन अलग अलग एरिया में रहते हैं, अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं। तीनों की अपनी कहानी है। आयशा बांग्लादेश की है, जाम्बू अफ्रीका का है और एंड्री जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है। तीनों को ही अलग अलग कस्टम्स को फॉलो करने के बाद में भी कैसे वो लोग यूएस हेजेमनी से आगे नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये इसी के बारे में बताया गया है। फिर नेक्स्ट जो है वो बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड है। इसके बारे में हम जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी हमारे पास में हेजेमनी के बारे में पूरा वर्ल्ड जो है वो हेजेमनी के कंट्रोल में आ गया है, ठीक है। फिर जब हम लोग नेक्स्ट पर जाते हैं तो उसको बताने के लिए बिल क्लिंटन का टाइम आता है, क्लिंटन से आता है। लेकिन पहले हम लोग जाम्बू के बारे में पढ़ते हैं, आयशा के बारे में पढ़ते हैं और एंड्री के बारे में पढ़ते हैं। एंड्री जो है वो पर्थ में रहता है लेकिन उसको रशिया से इमाइग्रेट होना पड़ा था। रशिया में उनकी फैमिली और वो लोग आगे जीन्स के बारे में बताते हैं। जीन्स जो है वो पूरी दुनिया में अमेरिका का फॉलो करता है, अमेरिकन स्टाइल को फॉलो करता है, अमेरिकन कल्चर को शो करता है। जाम्बू का भी ऐसा ही है, वो अपने कल्चर से ज़्यादा प्यार करता है लेकिन फिर भी उसके फादर जो है उसको एमबीए के करने के लिए ही उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं ताकि वो क्या करे, कोई प्रोफेशनल कोर्स को अपना कर अपनी फैमिली को इकोनॉमिकली सपोर्ट करे। आयशा डॉक्टर बनना चाहती है लेकिन किसी दूसरे देश की आर्मी वहाँ पर आकर उसको क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इसलिए। और वहाँ पर जो अटैक हुआ था उसमें भी उसकी एक टांग जाती रही, पैर जो है वो एक्सीडेंटली वो हो गया है। तो इसमें यहाँ पर हम देखते हैं। अब इसके साथ में जब चैप्टर का नेक्स्ट पेज आता है तो क्लिंटन ईयर्स आता है। क्लिंटन जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर के बाद में आने वाले हैं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश दो हुए थे, एक क्लिंटन के पहले वाले सीनियर कहे जाते हैं और क्लिंटन के बाद वाले जूनियर कहे जाते हैं। तो क्लिंटन के टाइम पर क्या हुआ, सोसाइटी, अमेरिकन कल्चर और अमेरिकन डिप्लोमेसी को उन्होंने इंटरनली ही कर रखा था। इंटरनली उन्होंने सबसे ज़्यादा क्लाइमेट्स पर, है ना, उन्होंने जो फोकस किया था वो सॉफ्ट इश्यूज पर किया था, डिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर किया, है ना, अपने आप को वर्ल्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से दूर रखा। जैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर ने किया था उनके बिल्कुल अपोजिट इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से दूर कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंटरनल पॉलिटिक्स पर ध्यान दिया, अपने देश के इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया। इन्होंने हार्ड पॉलिटिक्स को हमेशा अवॉइड किया और हमेशा डेमोक्रेसी, क्लाइमेट चेंज जैसे और वर्ल्ड ट्रेड जैसे इकोनॉमिकल टॉपिक्स को ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया है, ठीक है। तो क्लिंटन का रेयर इसीलिए पीसफुली कहा जाता है और ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बाद में आए थे क्योंकि फर्स्ट गल्फ वॉर उन्हीं के बाद में हुआ था। बिल क्लिंटन को एक पीस टाइम के लिए भी याद किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं क्लिंटन पीरियड्स का हार्ड टाइम भी आता है कि इतना अच्छे काम करने के बाद में भी 1990 में यूगोस्लाविया और अल्बानिया, कोसोवो में क्या होता है, वहाँ पर नाटो के अगेंस्ट जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक आइडियाज़ हो वो लोग उसके अगेंस्ट काम करते हैं और वहाँ पर टेररिस्ट अटैक्स किए जाते हैं अगेंस्ट इसके। नाटो के साथ में केन्या और तंजानिया, नैरोबी में
क्लिंटन उनके अगेंस्ट क्या कराते हैं, जो अलकायदा और दार सलाम है उनके आगे यहाँ पर अगेंस्ट हार्ड एक्शंस लिए जाते हैं। हाँ, क्लिंटन ने क्या स्टेप्स लिए सीरियसली, उन्होंने अलकायदा और उन सूडान और अफगानिस्तान पर बॉम्ब मिसाइल क्रूज अटैक करवाए, है ना, और जबकि इन्होंने उससे यूएन से परमिशन नहीं ली और इंटरनेशनल लॉ को भी इग्नोर कर दिया बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टिमेट टारगेट्स जो थे उन पर सिविलियंस बहुत ज़्यादा टेररिस्ट और आर्मी, अमेरिकन आर्मी के अटैक की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुए थे। तो ये इसका एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट था। उन्होंने यहाँ पर इन्फिनाइट रीच नाम का ऑपरेशन चलाया था और अलकायदा के अफ़गानिस्तान और सूडान वाले जो हेडक्वार्टर्स थे उनको तबाह कर दिया था। अब 9/11 का जो ग्लोबल वार टेरर है वो अलकायदा के जिम्मे आता है, जिसका लीडर ओसामा बिन लादेन था। इसने 11 सितंबर 2001 को अपने कुछ टेररिस्ट की हेल्प से कुछ अमेरिकन प्लेन्स, जो पैसेंजर प्लेन्स को हाईजैक करवाकर वहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और इसका जो पेंटागन था, है ना, ये यूएस कांग्रेस, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो इनके इंस्टीट्यूशंस थे वहाँ पर अटैक करवाया, यानी बगैर किसी वेपन्स के इन्होंने अमेरिका को, अमेरिकन हेजेमनी को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय करवा दिया। आप देखिए 3 पिक्चर एक ही जगह के हैं लेकिन तीनों अलग अलग मैसेज दे रहे हैं। इसमें देखिए ट्विन टावर, जिसको हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है, पहले बीच में वो दिखाई दे रहे हैं, वो कैसे अमेरिकन प्रोग्रेस और डेवलपमेंट का सिंबल हुआ करते थे, बाद में देखिए वो कैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बिल्कुल ध्वस्त। ठीक है, और अमेरिका खड़ा है उसको देख रहा है, ये बता रहा है उसके स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी वाले के सामने वो ऐसा शो कर रहे हैं इसमें, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पे देखते हैं।